साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए देखें। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन देखें तो विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। तो विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। यही विकल्प एक जो है हमारा गलत हो जाएगा। यही हमारा सही है, विकल्प ए। और बाकी सभी कथन विकास के सिद्धांत से रिलेट हैं और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। तो CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है शिक्षकों के भार को हल्का करने, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तो इसमें जो है सही हो जाएगा हमारा समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। तो यह सामाजिक गतिविधि के रूप में आधारित होता है। बाकी प्रतियोगिता, मनोरंजन, भाषा निर्देशित, ये अलग अलग क्रियाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो श्रवण में विकृति की माप की जाती है, तो डेसिबल से की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा कथन आकलन और मूल्यांकन के बारे में सत्य है। तो आकलन और मूल्यांकन के बारे में एक शिक्षिका का 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत होता है। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग छात्र की शैक्षिक प्रगति का निरीक्षण करने और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अच्छा शिक्षक मानकीकृत परीक्षण के विकास और प्रशासन के प्रति जिम्मेदार है। उपरोक्त सभी। तो आकलन और मूल्यांकन के बारे में जो सत्य कथन है, एक शिक्षक का 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत हो जाता है। तो यह इसके बारे में सत्य कथन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। तो व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण किसके अंतर्गत सम्मिलित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रक्षेपण परीक्षण में सम्मिलित होगा व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि वह सही उत्तर जो है कुछ समय बाद या समझ कर देना चाहिए। तो यही सही विकल्प हो जाएगा। तो इसमें यह विकल्प डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना है। इस तैयारी के तहत बच्चों को कुछ विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है। उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाता है। भविष्य में जीवन में होने वाली कठिनाई या होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना। तो और एक सुखी विवाहित जीवन हेतु प्रशिक्षित करना। तो शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के भविष्य के जीवन के लिए तैयार करने के लिए, तो भविष्य में जीवन में होने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना और उससे रूबरू करवाना और उसे चिंतन के प्रति चिंतन करने के लिए प्रतिबद्ध करना और उसमें ऐसा विकसित भावना ले आना। तो ये सब जो है अतः विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वो खेल का आनंद ले सके। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा
लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए अनुमति देना चाहिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो इसमें सही हो जाएगा कि अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है कि समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वो अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सामान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा और समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो एक कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हों तो एक प्रभावी शिक्षक को सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करके एक सामान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ए और बी दोनों। तो आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, उद्दीपन की स्थिति यानी आवश्यकता तो आंतरिक दशा में आ जाएगा। तो उद्दीपन यानी आपको कोई सामने से मोटिवेट करे या आपके लिए कोई कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उद्दीपन का कार्य करता है। तो आंतरिक दशा नहीं है ध्यान को आकर्षित करने की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो योगात्मक मूल्यांकन को कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने, निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को माप करने की प्रक्रिया के रूप में, छात्रों को यह बताने कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है, एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को माप करने की प्रक्रिया के रूप में है। अगले क्वेश्चन की बात करें 140 से अधिक बुद्धिलब्ध IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये प्रतिभाशाली श्रेणी में रखे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, वह अपने विषय का गहन ज्ञाता है, वह आध्यात्मिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सतत विकास का सिद्धांत, विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें जो है अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत यही नहीं है, बाकी इसमें सभी क्रियाएं अभिवृद्धि और विकास से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो परीक्षा में विद्यार्थियों से समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न को पूछना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? तो शिक्षक छात्र वार्ता जो है एक सजीव कक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि है और एक सजीव कक्षा की पहचान है। शिक्षक छात्र वार्ता आत्मीयता रूप में हो और सभी को समझ में आए तो बातें जो है तो ये सबसे सजीव, अतः विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, तो शिक्षिका को क्या चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, बाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इसमें जो है सही विकल्प हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को, यानी शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की
अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए जिससे बच्चे अधिकतर सीख सकें। अतः विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, तो ये क्या होता है? ये यानी विविध शिक्षार्थियों वाले एक समावेशी कक्षा में तो सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सहपाठियों की तुलना को बढ़ावा देता है। तो सहपाठियों से तुलना जो है ये अपने आप में अच्छा नहीं होता, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता अलग होती है और सबके सीखने का तरीका अलग होता है और सबकी बुद्धिलब्ध भी अलग अलग होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के साथ संबंधित हो सकती है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि से संबंधित हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करती है? तो एनसीएफ 2005 ये शिक्षण समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री है? तो दृष्टिबाधित के लिए पाठ्यपुस्तक, यानी दृष्टिबाधित के लिए बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक, पाठ्यपुस्तक का अनुपूरक, यानी इसमें कौन सा नहीं है? तो अगर पूछता है तो है में जो है बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक, तो इसमें नहीं पूछा है तो पाठ्यपुस्तक का अनुपूरक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है पूछा है। तो सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यही क्या है? एक सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी सिद्धांत हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। छात्रों को प्रेरित करने का सही विधि है तो उनकी प्रशंसा करना, उनको कहना कि आपके सीखने में वृद्धि है, तो इससे बच्चे प्रभावित होते हैं और अधिक सीखने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उनकी सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करके एक सामान्य तरीके से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। कौन सा प्रयोग कर रहा है? वित्तीय सहायता, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण। तो एनसीईआरटी मनोविज्ञान पर प्रयोग कर रहा है पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में। अगले क्वेश्चन की बात करें, थार्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम क्या हैं? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यह 3 नियम थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत हैं और उनके प्राथमिक नियम हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अवलोकन का एक उदाहरण है। तो अवलोकन का क्या उदाहरण है? अवलोकन का उदाहरण है आकलन करना, यानी आकलन करना, चीज़ों को देखना ही अवलोकन का उदाहरण है। तो हमने रीड का प्रैक्टिस सेट किया 30 क्वेश्चन का और हमने अपने ज्ञान में वृद्धि की। आप लोग देखे होंगे किस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि इससे जो है हमारे जो सैद्धांतिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको तैयार करने में और सहायता मिलती है और हमारी सफलता सुनिश्चित हो इसके लिए प्रैक्टिस सेट करता रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।